चलिए देखते हैं साइंस के साथ कुछ मिसलेनियस प्रश्न को। सबसे पहले बताना है टाइफाइड जो है इसे प्रभावित अंग कौन सा होता है? आंत को प्रभावित करता है। और दूसरी चीज पूछा जाता है टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु से होता है। और टाइफाइड को जान लीजिए ऑप्शन बेसिस पे अगर कभी देखें इनमें से कौन सा जल जनित रोग है, तो जल जनित रोग है तो टाइफाइड जल के कारण भी होता है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपसे पूछा जाएगा कि टाइफाइड जो होता है किस जीवाणु के कारण होता है? तो सोलमेनेला टाइफी नामक जो है जीवाणु होता है, हाँ, जिसके कारण जो है टाइफाइड रोग होता है। ठीक है, तो टाइफाइड को हिंदी में आंत ज्वर के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो टिटनेस को सामान्यतः क्या कहा जाता है? टिटनेस को हिंदी में धनुष टंकार रोग भी बोला जाता है और टिटनेस की अंतिम अवस्था को लौकजा के रूप में जाना जाता है। इसलिए पूछा जाता है कि टिटनेस को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो लौकजा कहा जाता है। ठीक है, धनुष टंकार होता है। और ये टिटनेस जो होता है किसके कारण होता है? ये भी जीवाणु के कारण होता है। और टिटनेस किस जीवाणु के कारण होता है? नो देखिए वहाँ बैसिलस टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। पूरा नाम जानना है, बैसिलस टिटेनी नामक जो है जीवाणु के कारण होता है। दूसरा चलिए आगे बताना, वाटर ग्लास का जो है रासायनिक नाम क्या है? वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट वाटर ग्लास। एक फूल में जो है फर्टिलाइजेशन का संबंध जो है किससे है? एस्टामेन जो है, एस्टामेन एक फूल यानी जो है फूल में फर्टिलाइजेशन का संबंध पूछा जा रहा है तो एस्टामेन से हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है आपको कि हम प्यासे महसूस करते हैं जब रक्त का प्रसरण जो है कम या ज्यादा या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम जब प्यासे महसूस करते हैं यानी हमें जब प्यास का अनुभव होता है कब होता है? तो रक्त का जब प्रसरण जो होता है दाब जो होता है वो कम हो जाता है तो हमें प्यास एहसास होता है कि हमें प्यास मतलब जो है प्यास लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया था। आगे बात करते हैं, पोलोनियम के समस्थानिक की संख्या जो है कितना होता है? 27 होता है। आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक, हाँ, सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है? पोलोनियम है और जिसका कितना होता है? 27 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथार्ज जो है इसका सामान्य नाम क्या होता है? ठीक है, लिथार्ज को लेड ऑक्साइड बोलते हैं। ये सूत्र की बात करें PbO होता है इसका सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, पेराइटा वाटर जो होता है यह क्या कहलाता है? पेराइटा वाटर तो बेरियम हाइड्रोक्साइड। पेराइटा वाटर जो होता है इसको जो मतलब रासायनिक नाम जो है क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड है पेराइटा वाटर। आगे बताना है, माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैविक का उपयोग किसके उपचार में काम आता है? जी, माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैविक का उपयोग जो है किसके उपचार में काम आता है? या कैंसर के उपचार में काम आता है। और इसे कैंसर के उपचार में कौन सा समस्थानिक? कोबाल्ट 60। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि माइटोमाइसिन जो है यह प्रतिजैविक है जो किसके उपचार के लिए? कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बताना है आपको, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या होता है? रासायनिक यौगिक का ये क्या बोलते हैं? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाविक यूनिट जो होता है वो परमाणु कहलाता है। ठीक है, हाँ परमाणु सही है। आगे बताना, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो परमाणु। देखिए सुनिए, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट जो होता है वो, हाँ हम बता रहे हैं ना सुन तो लीजिए, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट जो है वो परमाणु कहलाता है। और अगर हाँ जो कि अगर तत्व का सबसे छोटा कण जो है वो भी परमाणु है। ठीक है, तत्व का सबसे छोटा कण वो है, वो भी परमाणु हम बता दे रहे हैं। और यौगिक का सबसे छोटा कण जो होता है वो अणु होता है। हम यौगिक का सबसे छोटा कण यौगिक, लेकिन अभी क्वेश्चन रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट परमाणु यूनिट है ये, इसलिए परमाणु। आगे बताना है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो किसके द्वारा गुण को प्रदर्शित करता है? परमाणु संख्या के द्वारा, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। आगे बताना, अत्यंत लघु तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है मतलब किसका होता है? अत्यंत लघु तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंग जो है गामा किरणें होता है। ठीक है, वायु का बुलबुला जल में किसके भांति कार्य करता है? तो वायु का बुलबुला जल में जो है अवतल लेंस के भांति काम करता है और दिखने में उत्तल लेंस की तरह, यानी दिखता है उत्तल है और काम करता है अवतल। यानी देखिए आप देखिएगा तो हवा का बुलबुला ये उठा हुआ दिखाई देगा, उठा को हम उत्तल कह सकते हैं ना, उत्तल बोलते हैं ना आम बोलचाल की भाषा में, तो उससे उत्तल कह सकते हैं। और काम कैसा करता है? अवतल करता है।
आगे बताना है, डार्विन ने कब अपने विचार जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित किए थे? 1859। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसका पुस्तक है? चार्ल्स डार्विन का है। कब दिए थे, प्रकाशित हुआ था पुस्तक? 1859 में। आगे बताना, भारी जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 101.4 डिग्री सेल्सियस। आगे बताना, रक्त में जो है एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हाँ, सीरोलॉजी कहा जाता है। यानी एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहा जाता है। हाँ, सीरोलॉजी होता है, न कि सौरोलॉजी। सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन होता है, सौरोलॉजी, और ये सीरोलॉजी होता है। हाँ, वही सीरो है। आगे, हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक ट्राइटियम होता है। यानी आपसे हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 होता है, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम एवं प्रोटियम। ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्राइटियम होता है ना, जिससे पूछा जाता है रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा है, तो ट्राइटियम हो जाएगा। ठीक है। पारे का क्वथनांक कितना होता है? पारा का, हाँ, पारा का क्वथनांक जो होता है 357 डिग्री सेल्सियस होता है। 357 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बताना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक किसका मात्रक है? हाँ, तो ये बिल्कुल से ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब बताना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? तो क्रांतिक कोण के मान से अधिक या कम होना चाहिए? बिल्कुल सही, अधिक होना चाहिए। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। आगे, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 18 होता है प्लस में। हम अभी क्या पूछे? एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18 होता है। ठीक है। हाँ, आगे बताना, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या बोलते हैं? तो मस्तिष्क और सिर के संबंध, आइए नवीन बाबू, आइए। फ्रेनोलॉजी होता है। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के, ऐसे अगर सीधा पूछा जाए मस्तिष्क के अध्ययन को क्या बोला जाता है? फ्रेनोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। उसी तरह से मस्तिष्क या सिर, हेड, वही होता है फ्रेनोलॉजी। आगे बताना, साइक्लोनाइट का अन्य नाम क्या है? आरडीएक्स। और आपसे पूछा जाता है कि इटली में साइक्लोनाइट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? T4 के नाम से आता है। और अमेरिका में किस नाम से जानते हैं? अमेरिका में साइक्लोनाइट ही बोला जाता है। हाँ, ठीक है। आरडीएक्स का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। ठीक है। आगे बताना, हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? हीरा का अपेक्षित घनत्व देख रहे हैं ना? हीरा का अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है। ठीक है। नहीं, 2.4 भी बोल रहे थे कुछ लोग। ठीक है। हीरा का अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है। आगे बताना है, टाइफाइड से प्रभावित अंग कौन सा होता है? आंत होता है। सही है। विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग होता है? किसके लॉ का? विद्युत अपघटन में किसके नियम का प्रयोग होता है? फैराडे का। ठीक है। आगे बताना, हड्डी किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? हड्डी किस प्रकार का? हड्डी संयोजी ऊतक है। हड्डी संयोजी ऊतक है। ठीक है। बताइए, मांसपेशी से हड्डी को जोड़ने वाले, उसको टेंडन बोला जाता है। ठीक है। और टेंडन को हिंदी में स्नायु बोलते हैं। टेंडन को कंडरा बोलते हैं। कंडरा, लिगामेंट को स्नायु बोलते हैं। ठीक है। लिगामेंट किसके लिए है? बोन, हड्डी टंटन बोलते हैं ना। ठीक है। इसी तरह से जो है हाँ, नहीं, हड्डी से हड्डी होगा तो लिगामेंट होगा ना। और हड्डी और मांसपेशी को यदि जोड़ते हैं तो वो कहलाता है आपका टेंडन। एमबीटी, मसल्स बोन, हाँ, हड्डी से हड्डी लिगामेंट। ऐसे सीधा समझिए, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक याद होगा ना। मसल्स मतलब हुआ मांसपेशी, बी मतलब हुआ बोन, टी मतलब टेंडन। ठीक है। मसल्स, बोन, टेंडन, सीधा ध्यान रखिएगा। और ऐसे भी, हाँ, और हड्डी टंटन बोलते हैं ना, तो लिगामेंट वही है, समझिए। तो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। आगे बताना है, सिनक्रेम अस्थि यह किसका लक्षण है? सिनसैक्रम अस्थि है। सिनसैक्रम अस्थि किसका लक्षण है? यह उड़नशील चिड़ियों का लक्षण है। अब बताना, हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है? किस विधि के द्वारा? मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा प्रजनन मुकुलन के द्वारा करता है। सही है। आगे बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यह कैसी राशि है?
अदिश राशि सदिश राशि होगा ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश राशि है, वही तो हम कह रहे हैं ना। ठीक है, अगर क्षेत्रफल अगर सीधा सीधा बोले तो अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताना। केचुए में जो है टिफ्लोसोल का कार्य क्या होता है? अब कहेंगे केचुआ, ठीक है, बर्मी, हाँ एक तरह से, तो ये अर्थवर्म, ये केचुए में टिफ्लोसोल है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पाचन तथा अवशोषण करना होता है। ठीक है, पाचन तथा अवशोषण करना ये टिफ्लोसोल का काम होता है। अगर बताना कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण होता है, किस में संश्लेषण होता है? हाँ, कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण होता है तो कहाँ में? राइबोसोम में होता है। ठीक है, अगर बताना खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर जो है दर्शाते हैं, ये किसको दर्शाते हैं? आपसे खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर दर्शाता है या ऊर्जा के स्तर को दर्शाता है? ऊर्जा के, हाँ ऊर्जा के स्तर को दर्शाता है, घटते बढ़ते जो है। ठीक है, लिंडमैन का नियम है 10%, क्या एक जीव से दूसरे जीव में जो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो 10% होता है। लिंडमैन का नियम है, लिंगामेंट नहीं, लिंडमैन का नियम है। चलिए, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो तरंग दैर्घ्य से निर्भर करता है, वो निर्धारित होता है। अब बताना किसके अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है? यह कौन कहा था कि प्रकाश का रंग जो है उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है? नहीं, लॉर्ड रैले के द्वारा कहा गया था, रैले। ठीक है, आगे बताना। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो सभी को पता होगा, वाष्पीकरण के कारण, बिल्कुल सही है। आगे बताना। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट रॉड। ठीक है, गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित होता है? गैस टरबाइन जो है, टरबाइन का नाम सुना है ना, यह किस चक्र पर आधारित होता है? नहीं बता पाइएगा, ब्रेटॉन चक्र होता है। ठीक है, ब्रेटॉन चक्र, ब्रेटॉन या बेट्रॉन देता है कहीं कहीं पे। ब्रेटॉन चक्र जो है ये गैस टरबाइन चक्र, ये गैस टरबाइन जो है ये ब्रेटॉन चक्र पे निर्धारित होता है। अगर किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह किसका नियम? चार्ल्स का नियम है। और चार्ल्स के नियम में क्या कहा गया है? सीपी ठाकुर, यानी प्रेशर जो है कांस्टेंट रहता है ना, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। बीटी कपास, बीटी कपास, कपास का एक किस्म है ना बीटी। ठीक है, इससे ध्यान रखना है, बीटी कपास, बीटी मतलब कपास का किस्म है। और बी से बॉयल का नियम, टी से टेम्परेचर, यानी इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और सीपी ठाकुर ग्रामर हम लोग पढ़ते थे, बच्चा में याद करिए ना। ठीक है, वो सी से चार्ल्स, पी से प्रेशर, इसके नियम में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एक है जीवी सेट, गेल-लुसाक का नियम है ना, गेल-लुसाक का नियम। हाँ, तो जिसमें जीवी सेट पढ़ते हैं, तो जीवी सेट यानी इसमें जो है इसमें दो, यानी दोनों टेम्परेचर और दोनों, ये दोनों कांस्टेंट रहता है। आगे बताना है। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में, दोनों दिशा में, हाँ एक दिशा में धारा को प्रवाहित करने के लिए जो है डायोड का प्रयोग करते हैं। अब बताना। रडार में प्रयोग की जाती है, किसका प्रयोग करते हैं रडार में? रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं रडार में। ठीक है, आगे बताना। पोलियो से प्रभावित अंग कौन सा होता है? हाँ, तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है पोलियो से। बताना है पोलियो का जो है ठीक, ये जो ड्रॉप जो है, ये आविष्कारक कौन? एल्बर्ट सेविन। ठीक है, सेविन, वही सेविन। ठीक है, एल्बर्ट सेविन। 2 बूंद जिंदगी के लिए, यानी जिंदगी को बचाने के लिए, सेव से याद रखना है, सेव से सेविन याद रखना है। आप सही बता रहे हैं, ड्रॉप एल्बर्ट सेविन सही है। ठीक है, और वैक्सीन की बात करें, जॉनी सॉल्क हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है। ठीक है, अरे तो उसका मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है? पोलियो ड्रॉप बोले ना, ड्रॉप का उसी का नारा है ना, तो जिंदगी के लिए क्या मतलब? जिंदगी बचाने के लिए, सेव करने के लिए, इसलिए इसका साइंटिस्ट का नाम सेव। पोलियो वैक्सीन अलग था जी, हाँ ठीक है, टीका तो लुई सॉल्क है। हाँ, वैक्सीन है, वैक्सीन सेविन, साबिन है। हाँ, और 2 दिन जिंदगी के लिए वो दूसरा कोई। अरे वो तो 2 दिन जिंदगी के लिए, वो नारा हम याद करने का तरीका बता रहे हैं ना, वो तो स्लोगन है। 2 बूंद जिंदगी के लिए क्या बोलता है? क्योंकि जिंदगी बचाने के लिए 2 बूंद काफी है, पोलियो ड्रॉप। इसका मतलब क्या है? जिंदगी बचाने के इंग्लिश में सेव बोलते हैं, लाइफ को सेव करना, सेव, तो इसीलिए याद रखना है सेविन। ठीक है, एल्बर्ट सेविन। आगे बताना है। माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश के वेग में क्या प्रभाव पड़ेगा? वृद्धि हो जाएगा। इतना गुरुबत वाला बात सोचते हैं। माध्यम के वेग में, सॉरी, माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश के वेग में क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या प्रभु आप भी? अब सुनिए, अच्छा एक मिनट सोचिए,
कि ना प्रकाश की वेग की बात की, आसमान से प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे भिन्न भिन्न माध्यम है, भिन्न भिन्न टेम्परेचर है, क्या प्रकाश के वेग में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा। सीधा से जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ना प्रकाश का चाल, वही सब ध्वनि चेंज होता है। ताप बढ़ने पे, हाँ ताप बढ़ने पे बढ़ेगा। 0.661 बढ़ जाता है। ठीक, आगे बताना कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? गामा रे निकलती है। और कोबाल्ट 60 किसके उपचार के लिए प्रयोग करते हैं? कैंसर के इलाज के लिए। ठीक है, आगे बताना साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठनाम क्या होता है? घट जाता है। साबुन को जल में यदि घोलते हैं तो उसका पृष्ठनाम क्या होगा? घटेगा। आगे बताना है मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल सही है। और जल्दी एनर्जी के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, नोट ग्लूकोज। भले हम ग्लूकोज देते हैं लेकिन डायरेक्ट जो आपको बोलना है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्विक एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट। आगे बताना वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत जो होता है, या अपकेंद्रण या अभिकेंद्रण? अपकेंद्रण, बिल्कुल सही है, अपकेंद्रण। आगे बताना अपकेंद्रीय बल का उदाहरण जो है कपड़ा साफ करने वाली मशीन जो है वही वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय। दूध से मक्खन निकालना। ठीक है, चलिए आगे बताना प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत जो है किस पे आधारित होता है? ये अपकेंद्रीय होता है प्रक्षालन मशीन का कार्य। हवाओं की ऊर्जा होती है तो केवल गतिज ऊर्जा होती है हवा में, स्थिति ऊर्जा नहीं होता है, इसमें ध्यान रखना। आगे बताना सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि घर्षण कम होता है, जिस कारण से कठिन होता है। आगे बताना एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए तो उनकी दूरी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। क्योंकि देखिए आप एक ट्रक है, एक कार है, मोटरसाइकिल है, सबका गतिज ऊर्जा समान है, तो उसमें समान यदि हम अगर अवरोधक लगाते हैं तो वो उसका क्या होगा? दूरी जो होगा वो सब बराबर हो जाएगा। आगे बताना है आपको पाश्चुरीकरण संबंधित है किसके लिए संबंधित? पाश्चुरीकरण दूध के निर्जमीकरण से ना, निर्जमीकरण से ही संबंधित है। ठीक है, और इसमें पूछा टेम्परेचर पूछा जाता है। ठीक है, हाँ हाई टेम्परेचर शॉर्ट टेम्परेचर पहला 62 डिग्री सेल्सियस पर कितना देर? आधा घंटा गर्म करते हैं। ठीक है, और 15 सेकेंड 73 वाला 15 सेकंड। हाँ 73 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है 15 सेकंड है या मिनट है हमको नहीं पता। सेकंड है, हाँ सही है, सेकंड है। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना है। और हमको लगता है किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब जिस एग्जाम में पूछा हो, ठीक है, लेकिन पूछा हुआ ही क्वेश्चन। अशुद्धियों के कारण जो है द्रव का क्वथनांक क्या बढ़ जाता है? कोहरे में कोलाइडी तंत्र जो होता है इसका उदाहरण क्या है? गैस में दरार। गैस में दरार यानी कोहरे में कोलाइडी तंत्र जो है गैस में दरार। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? यानी आयतन नहीं बदलेगा, क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, या फिर क्या क्या नहीं बदलेगा? आयतन नहीं बदलेगा, आयतन वही रहेगा ना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया गया, यानी 6 जो आयतन उसका रहेगा स्टार्टिंग वही आयतन रहेगा बाद में। आगे बताना आसवन की प्रक्रिया का उपयोग प्रायः किस प्रकार की अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? वो तरल अशुद्धि को के लिए जो है किस विधि का प्रयोग करते हैं? आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। आपसे क्वेश्चन था आसवन की प्रक्रिया का उपयोग प्रायः किस प्रकार की अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो तरल अशुद्धियों के लिए। आगे बताना क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग जो किया जाता है ये किसके लिए? तो क्रोमैटोग्राफी है एक मिश्रण से जो है हाँ अलग करने के लिए। ठीक है, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग कर, दूसरे मिश्रण को कैसे अलग करेंगे? हाँ, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग कर, एक मिश्रण से दूसरा मिश्रण कैसे अलग करेंगे? मिश्रण एक है तो दूसरा कहाँ से करेंगे? एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्रोमैटोग्राफी का। जी, ठोस कपूर से कपूर जितना भी क्वेश्चन है सब का सब पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी ये बताना है। आवर्त सारणी प्रकाशित हुआ था जनवरी 1872। प्रकाशित की बात करते हैं 1869 में आवर्त सारणी प्रकाशित हुई थी 1869 में। अब बताना भू प्रॉपर्टी में, हाँ बोलिए। उसका खोज हुआ था 69 में, प्रकाशित हुआ था जर्मन भाषा में 1872। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नहीं कुछ सेट बनाए हैं, आप सेट बनाए हैं, हम कह रहे हैं ये गलत नहीं है। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, हम मॉर्निंग में उसे बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बताएं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया जो है किस माध्यम से वाष्प बनता है? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, आगे बताना है। हाँ, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है क्या है?
ऑक्सीजन ऑक्सीएलो, ठीक है। हाँ तो हाँ कैसोपो में, ठीक है। चलिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, किसका बना होता है? जिप्सम का बना होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र की बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? हाँ ठीक है, CaSO4 ½ H2O इसका सूत्र होता है। जिप्सम की यदि बात करते हैं तो हाफ की जगह पे 2 कर दीजिए तो जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताना है आपको, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? धातु की बात करते हैं। पारा ना, पारा धातु है ना। कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। हाँ थोलियम भी सही है, ठीक है। और चाकू से आसानी से काटा जाने वाला धातु पोटेशियम, लिथियम। उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी? चांदी है, बिल्कुल। उष्मा की कुचालक लेड, शीशा धातु में लेड, धातु लकड़ी बोलते हैं, ठीक है। धातु की बात कर रहे हैं तो उष्मा की सबसे अच्छी कुचालक जो हो जाएगी वो लेड हो जाएगा, पीबी शीशा। आगे बताना है, हाँ लोहा को जो है जिंक से लेपित करने की क्रिया जो है क्या कहलाता है? तो उसे गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण या फिर यह शब्द लेपन भी कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में जस्तीकरण भी बोल सकते हैं। चलिए ग्रुप प्रॉपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातुएं जो है कौन सी? एजी, अर्जेंटाइट में होता है, अर्जेंटाइन है, ठीक है। भू प्रॉपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु जो है वह एजी होता है। आगे बताना, धातु उष्मा और विद्युत के जो है क्या होते हैं? सुचालक या कुचालक? सुचालक होते हैं, लेकिन कुचालक भी कुछ होते हैं जैसे शीशा, ठीक है। आगे धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होता है? बाईं या दाईं? तो बिल्कुल सही है, धातु जो है यह बाईं ओर होता है, ठीक है। हाँ धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? क्षार देते हैं, ठीक है, क्षार। हाँ अधातु अम्लीय होता है, ठीक है। चलिए आगे, कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो कॉपर, या तार के रूप में उपलब्ध धातु तो कॉपर ही है ना। आगे बताना है, कौन सी धातु जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। आगे, वह धातु जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है वह धातु सोना है। सबसे इंपोर्टेंट बोल रहा है ना, ठीक है, नहीं करता वो सोना। आगे बताना, सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है? सिल्वर और जो है यानी सोना और चांदी का जो परिष्करण जो है तो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा इसका परिष्करण किया जाता है। धातु, हाँ विद्युत अपघटन हो जाएगा। आपको बताना, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम और सबसे कठोर धातु क्रोमियम। तीनों ध्यान रखना है, सबसे हल्की लिथियम, भारी ऑस्मियम और सबसे कठोर क्रोमियम, क्रोमियम कठोर। आगे बताना है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति भी जस्ट बताया, धातु की जो है क्षारीय, और से अधातु, और से अम्लीय, ध्यान रखना है, और से अधातु, और से अम्लीय, तो धातु ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। आगे हाँ, और अगर धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय बट अपवाद में है क्रोमियम जो है यह अम्लीय होता है। क्रोमियम का सूत्र बताना, क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड अपवाद में है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है क्रोमियम ऑक्साइड का? Cr2O3। आगे, धातुओं की प्रकृति का मुख्य स्रोत जो है यह में सर्वाधिक जो है भू प्रॉपर्टी मिलने वाला धातु जो है कौन? एल्यूमिनियम, जो कितना परसेंट? एल्यूमिनियम देखिए चेक करके 7% दिया हुआ है, सही है। वही तो आप लोग 27 बोल रहे हैं, हम हाँ ये देखिए धातु सही है, एल्युमिनियम 7% सही है, लोहा 4% और कैल्शियम 3%। ये तीन वो जो है सुन लीजिए भू प्रॉपर्टी में मिलने वाली धातु है। प्रथम 3 धातु जो है एल्युमिनियम, क्या सिलिकॉन पर सुनिए कुछ और आंसर कुछ और दे रहे हैं, भटकने लग जाते हैं, सुन लीजिए
OCR करते हैं वो हम बताए हुए हैं, उसके लिए ऑक्सी एलो करके होता है। हाँ, तो ओ से ऑक्सीजन होता है, इसके बाद कैल्शियम होता है। हाँ ठीक है, इसके बाद जो ऑक्सी हो गया, इसके बाद सिलिकॉन होता है, एल्युमिनियम होता है। ठीक है, इस टाइप से वो बढ़। चलिए अभी हम पूछ रहे थे भू प्रॉपर्टी मिलने वाले धातुओं में प्रथम 3 धातु जो है वो पहला एल्युमिनियम, लोहा और कैल्शियम। ठीक है, तो इसमें 7% एल्युमिनियम है, 4% लोहा और 3% कैल्शियम। पता है पोटेशियम का खोज किसके द्वारा किया गया था? हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। सही है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? पोटेशियम ही है। ठीक है, आगे सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना। ठीक है, वर्तमान समय में सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं, तो वो सोडियम लैंप होते हैं। ठीक है, आगे सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये बताना है किसको घोलकर इसको पृथक करने, तो सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में भी सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। अगर बता मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? अरे तो इसका मैग्नीशियम का जो कार्ने, बोलिए लाइट टाइट दोनों होता है, इसलिए नहीं मैग्नीशियम का निष्कर्षण कार्ने लाइट हो जाएगा। ठीक है, कार्ने लाइट, जिसका सूत्र होता है KCl MgCl2 6H2O। ठीक है, छोड़ देते हैं। देखिए तो कितना देर हुआ, 35 मिनट, मात्र 25 मिनट। ठीक है, रहने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं।